नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ पर भारतीय इतिहास सब्जेक्ट को डील कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है उसमें मैं आपके साथ दक्षिण भारत के राजवंश डील करने जा रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश रहे हैं उनमें पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर एक भारत का नक्शा देख सकते हैं। इसमें मैंने जो दक्षिण भारत के जो राजवंश रहे हैं उनको यहाँ पर मैंने दर्शाया हुआ है। तो पहले एक बार हम लोग इनको देख लें कि कौन सा राजवंश भारत में किस जगह पर स्थित हुआ करता था। तो ये देखिए आप लोग, भारत के साउथ में जो हमारा राजवंश देखने को मिल रहा वो था चोल राजवंश। उसके ऊपर हमको पल्लव राजवंश देखने को मिलेगा और पल्लव राजवंश के ऊपर हमें राष्ट्रकूट राजवंश देखने को मिलेगा। राष्ट्रकूट के इस तरफ वातापी के चालुक्य थे और राइट हैंड साइड पर वेंगी के चालुक्य थे और उनके ऊपर जो है कल्याणी के चालुक्यों का शासन हुआ करता था। तो आइए हम लोग सबसे पहले अब पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इनकी राजधानी कहाँ पर थी, इनका संस्थापक कौन हुआ। जैसे कि आपको अब हमको देखने को मिलेगा कि साउथ में बहुत अच्छे इन राजाओं के द्वारा मंदिर निर्माण किए गए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको टिक किया है एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इत्यादि। इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस वंश का जो है संस्थापक कौन था। तो इस वंश का संस्थापक जो है दंती वर्मन या दंती दुर्ग नाम का व्यक्ति रहा है। इनकी जो राजधानी थी, तो इनकी राजधानी जो है मान्यखेत, आप देख सकते हैं यहाँ मैप में, ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्क करी है, ये इनकी मान्यखेत राजधानी हुआ करती थी। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कुछ वंश जो है इनके समकालीन वंश भी रहे हैं, तो उनमें आपको याद रखना होगा, एक पाल वंश था और एक प्रतिहार वंश था जो कि राष्ट्रकूट के समकालीन देखने को मिलता है। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रकूट कहाँ से आए, ये लोग पहले क्या थे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि बादामी के चालुक्य, अभी हम लोगों ने मैप में देखा था कि यहाँ पर बादामी के चालुक्य भी थे। तो ये राष्ट्रकूट जो है पहले इनके सामंत हुआ करते थे, ये बादामी के चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। धीरे धीरे ये शक्तिशाली हुए और इन्होंने जो है चालुक्य शासक जो था कीर्तिवर्मन नाम का व्यक्ति था, इसको पराजित कर दिया था और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इनकी राजधानी मान्यखेत या इसे मालखेत भी कहा जाता था, इनकी राजधानी हुआ करती थी। अब दंती दुर्ग या दंती वर्मन के बाद उसके जो चाचा हुए कृष्ण प्रथम, ये जो है यहाँ के शासक बनते हैं और इन्होंने जो है जो भी बादामी के जो चालुक्य जो बचे हुए थे उनके अस्तित्व को पूरी तरह से अब नष्ट कर दिया था। इनके द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध जो है मंदिर बनवाया गया था एलोरा में, आप लोगों ने देखा होगा, कैलाश मंदिर है। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत इसमें मेहनत देखने को मिलती है। तो ये मंदिर, इसको गुहा मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ आपको याद रखना होगा, कृष्ण प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। अब इसके बाद जो है कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद द्वितीय, और गोविंद द्वितीय के बाद जो है उसका पुत्र जो है ध्रुव, या उसको धारावर्ष भी कहा गया था, ये राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक बनता है। तो अब ध्रुव के बारे में हम लोग देखेंगे। ध्रुव से भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं वो मैंने सारे आज आप लोगों के लिए यहाँ पर ला करके रख दिए हैं। तो आप कह सकते हैं कि दक्षिण का ये प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने कि आप कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी। अब एक जो हम लोगों ने कल भी देखा था पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, कि एक जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इस संघर्ष में हमने देखा था कि एक वत्स राज नाम का व्यक्ति था जो कि प्रतिहार वंश से था और धर्मपाल जो था, तो इसने जो है ध्रुव ने प्रतिहार नरेश वत्सराज को और धर्मपाल को पराजित किया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ एग्जाम्स में देखने को मिला है, ये पूछा जाता है कि ध्रुव ने इनमें से किसको पराजित किया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो प्लीज़ आप लोग ये याद रखने की कोशिश करिएगा। तो अब एक चीज़ हमको देखने को मिलेगी यहाँ पर कि राष्ट्रकूटों के द्वारा, हम लोग वापस से मैप पर आते हैं। तो देखिए ये राष्ट्रकूट, और अगर हम ये वाला रीजन देखें
तो ये आपको मालवा, और यहाँ पर आते हैं हम तो गुजरात। तो राष्ट्रकूट जो थे ये मालवा और गुजरात पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करते रहे हैं। तो इसी कोशिश में जो है ध्रुव भी देखने को मिलता है। तो मालवा और गुजरात के प्रभुत्व के लिए इसने भी जो है प्रतिहारों से संघर्ष किया था, प्रतिहारों के साथ ध्रुव ने भी युद्ध किया था। अब हम बात करते हैं गोविंद तृतीय, जो कि यहाँ का शासक होता है। तो इसके बारे में देखने को मिलता है गोविंद तृतीय के बारे में कि जो पाल शासक था धर्मपाल और प्रतिहार शासक उस समय था नागभट्ट, इसने इन दोनों को पराजित किया था। तो गोविंद तृतीय के बारे में भी आपको याद रखना होगा कि इसने धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय को इसने युद्धों में पराजित किया था। प्रतिहार शासक से इसने मालवा छीन करके इसका ही एक परमार वंश का, मतलब परमार वंश का इसका एक काफ़ी मित्र, अच्छा मित्र था उपेंद्र नाम का, उसके सुपुर्द कर दिया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मालवा और गुजरात के लिए भी ये लोग जो है जद्दोजहद करते रहते थे कि ये इनके आधिपत्य में आ जाए। तो यहाँ गोविंद तृतीय के द्वारा जो है इसने प्रतिहार शासक से जो है मालवा को छीन लिया था और परमार शासक उपेंद्र को जो है ये इसने दे दिया था। तो यहाँ से अब आप कह सकते हैं कि मालवा पर भी जो है अब राष्ट्रकूटों का आधिपत्य आ चुका था। अब गोविंद तृतीय के बाद हम लोग अमोघ वर्ष के बारे में बात करेंगे, जो कि राष्ट्रकूट का एक शासक देखने को हमको मिलता है। अब इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, कविराज मार्ग। ये एक ग्रंथ था जो कि कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था, इसने इसकी रचना करी थी। तो क्वेश्चन कैसा बनता है कि कविराज मार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये अमोघ वर्ष के द्वारा ही की गई थी। अब दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, वो अपने दरबार में किसी न किसी को संरक्षण देते रहते थे। तो इसी तरह से अमोघ वर्ष ने भी अपने दरबार में जिनसेन, महावीराचार्य और स्वयंभू, इन 3 लोगों को जो है अपने यहाँ पर संरक्षण दिया हुआ था। तो इसमें से जो है ये 2 तो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसेन और महावीराचार्य, इन 2 के बारे में एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुका है। और तीसरे जो थे वो थे स्वयंभू। तो अब एक क्वेश्चन और यहाँ से निकल के आता है कि आदि पुराण जो है इसके लेखक कौन थे? तो ये जो है जिनसेन के द्वारा लिखा हुआ है। और गणित सार संग्रह, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक महावीराचार्य थे। तो देखिए, आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं कि कविराज मार्ग की जो है रचना वो किसके द्वारा की गई थी? तो अमोघ वर्ष के द्वारा की गई थी। जिनसेन, महावीराचार्य और स्वयंभू, ये इन्हीं के आप कह सकते हैं दरबार में संरक्षण इनको प्राप्त था। और आदि पुराण के लेखक कौन थे? तो जिनसेन थे। और गणित सार संग्रह के लेखक कौन थे, रचयिता कौन थे? तो महावीराचार्य थे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला जो राष्ट्रकूट शासक हुआ, कृष्ण तृतीय। तो कृष्ण तृतीय ने जो है, अब यहाँ पर हम लोग परांतक प्रथम की बात करेंगे, जो कि चोल, अभी हम लोग आगे चोलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसने जो है चोल का जो एक शासक था परांतक प्रथम, कृष्ण तृतीय का इसके साथ युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो है इसने परांतक प्रथम को पराजित कर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी जो सेनाएं थी वो रामेश्वरम तक पहुंच गई थी। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सुदूर दक्षिण तक जो है अब कृष्ण तृतीय की सेनाएं पहुंच चुकी थी। और यहाँ जाकर के कृष्ण तृतीय के द्वारा एक विजय स्तंभ और एक मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। तो अब अगर हम देखें तो ये विजय स्तंभ जो है अभी तक हमको किसी और शासक, या आप कह सकते हैं कि रामेश्वरम तक किसी और शासक की सेनाएं पहुंची ही नहीं थी। रामेश्वरम में इन्होंने एक कृष्णेश्वर का मंदिर भी बनवाया था। तो फिर से आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ से। एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था पोन्न। क्या नाम था? पोन्न। तो ये कन्नड़ भाषा के कवि थे। तो ये जो है इन्हीं के आप कह सकते हैं संरक्षण में रहते थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिर से बन गया कि आपको क्या याद रखना है, कृष्ण तृतीय के जो है दरबार में कौन से कवि थे कन्नड़ भाषा के? तो वो थे पोन्न नाम के। अब इनकी मृत्यु के बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे वो चूंकि कमजोर होते जा रहे थे, तो इस कारण जो है अब इस तरह की जो स्थिति बनी थी, इसका लाभ किन लोगों ने फिर से उठा लिया वापस से? मालवा के लोगों ने। और मालवा में जो है परमारों ने क्या किया? स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। ठीक है।
तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि राष्ट्रकूटों ने कई बार कोशिश करी कि मालवा पर जो है ये लोग आधिपत्य जमा लें, इन्होंने आधिपत्य जमा भी लिया, लेकिन जैसे ही ये कमज़ोर हुए इनका जो है आधिपत्य मालवा से छूट गया। मालवा में जो परमार शासक थे उन्होंने फिर से खुद को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो यहाँ जो है मालवा का राजा था जिसका नाम था सियक, ये नाम याद रखना होगा हम लोगों को। इसने जो है क्या किया, जैसे ही ये लोग कमज़ोर होते हैं, राष्ट्रकूट कमज़ोर होते हैं, इसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य पर आक्रमण किया और मान्यखेत में खूब लूटपाट मचाई इसने। फाइनली इनका जो अंतिम शासक हुआ जिसका नाम था कर्क द्वितीय, इसको जो है चालुक्य राजा जो जिसका नाम था तैल द्वितीय, इसने जो है इसको पराजित किया और राष्ट्रकूट राज्य पर पूर्णतः अधिकार कर लिया और यहाँ से जो है कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना हो जाती है। तो अंत में हमने फाइनली क्या देखा कि जो चालुक्य वंश का जो राजा था तैल द्वितीय, या इसको तैलप द्वितीय भी कहा गया है, इसने जो है राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक हुआ कर्क द्वितीय, इसको पराजित किया और यहाँ पर जो है उसने कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना कर दी। तो अब हम लोगों को अगला राज्य पढ़ना होगा। अगला राजवंश हम लोग पढ़ेंगे पल्लव राजवंश के बारे में। इस वंश की जो स्थापना की गई थी वो सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी, जो कि वैष्णव धर्म का अनुयायी देखने को मिलता है। इसके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मंदिर बनवाया गया था जिसको कहते हैं मामल्लपुरम का वराह मंदिर जो है। ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर मैंने इसी की लगाई हुई है। तो मामल्लपुरम का वराह मंदिर जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव वंश में जो सिंह विष्णु नाम का शासक हुआ उसके द्वारा। अब इनके ही राज दरबार में भारवी नाम के एक संस्कृत के महाकवि भी रहते थे, जिनके द्वारा किरातुअर्जुनीयम नाम की जो है एक महाकाव्य भी लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर IMP लगा दिया है, भारवी और मामल्लपुरम का वराह मंदिर। अब सिंह विष्णु के बाद हम लोग बात करेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम की। ये जो है सिंह विष्णु का पुत्र भी हुआ, इनका उत्तराधिकारी हुआ और आप कह सकते हैं कि पल्लव वंश का एक ये महान शासक भी हमको देखने को मिलता है। अब इसके द्वारा कौन कौन सी उपाधियाँ ली हुई थी? तो मत्तविलास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मत्तविलास। इसके अलावा विचित्र चित्र, गुणभर, ये उपाधियाँ इसके द्वारा ली हुई थी। अब मत्तविलास प्रहसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, IMP लगा दिया मैंने वापस से। मत्तविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना भी जो है महेंद्र वर्मन के द्वारा ही किया गया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से इसने संगीत की शिक्षा भी ली थी। तो मत्तविलास प्रहसन के अलावा रुद्राचार्य का नाम भी आप याद रखें। इन्हीं के समय से ही जो है पल्लव और चालुक्य के बीच में अब संघर्ष चालू हो जाता है। अब हम लोग अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम होता है। तो इस वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? तो वह था नरसिंह वर्मन प्रथम। अब इनके द्वारा एक विजय स्तंभ भी बनवाया गया था। तो जब बादामी में चालुक्य, इनमें पुलकेशिन द्वितीय की बात कर रहे हैं, इसने जब इसके ऊपर अधिकार कर लिया था तब इसने जो है विजय स्तंभ बनवाया था। इस विजय का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? तो जो मल्लिकार्जुन मंदिर है इसके पीछे जो है एक पाषाण पर इसके बारे में हमको लिखा हुआ मिलता है। इस विजय के उपलक्ष्य में इसने कौन सी उपाधि ली थी? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है, वातापी कोंड। तो ये उपाधि आपको याद रखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये उपाधि वातापी कोंड की उपाधि किसने ली थी या किस घटना के बाद ली थी? तो जब इसने बादामी के जो चालुक्य थे उनको जब पराजित किया था, आप कह सकते हैं पुलकेशिन द्वितीय को जब इसने पराजित किया था, तब इसने जो है वातापी कोंड की और साथ में महामल्ल की उपाधि भी इसने ग्रहण की थी। तो वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि किसके द्वारा ली हुई थी? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ये दोनों उपाधियां ली हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा निर्माता भी था। तो इसके द्वारा जो है कुछ एकात्मक रथ भी बनाए हुए थे। देखिए ये मैंने यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है। इस तरह के मंदिर जो है एकात्मक रथ के मंदिर कहे जाते हैं। और इस समय जो है इनका जो प्रमुख बंदरगाह था वह महाबलीपुरम ही था, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये भी आपको एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा चीनी यात्री हुएन सांग जो है ये कांची भी गया था
और ये काफ़ी समय तक वहाँ पर रहा था। अब देखिए आप नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके द्वारा कई मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर, ये दो मंदिर जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ये दो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था और इनके द्वारा एक दूत भी जो है, दूत का मंडल जो है ये चीन भेजा गया था। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी होंगी। नागपट्टनम में एक विहार भी बनवाया था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो है कुछ छोटे छोटे शासक हुए जिनके बारे में हमें कुछ विशेष इतिहास में नहीं मिलता, जैसे परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, ठीक है ना। अब नंदी वर्मन द्वितीय के बारे में कुछ एक दो बातें हमको इम्पोर्टेंट मिलती हैं। कांची का जो है मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, ये दो मंदिर जो हैं नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाए गए थे। तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, ये दोनों कांची में हैं। ये दोनों जो है नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाए गए थे और इन्हीं के जो है दरबार में वैष्णव संत थे तिरुमंगई अलवार, ये जो हैं आप कह सकते हैं इनके समकालीन थे या इनके दरबार में रहा करते थे। तो नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर कांची का, ये दोनों इनके द्वारा ही बनवाए हुए थे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगला जो शासक होता है वो होता है नंदी वर्मन तृतीय। तो ये शैव धर्म का अनुयायी देखने को मिलता है। अब इसने जो है तमिल साहित्य को जो है काफ़ी संरक्षण अपने यहाँ पर दिया था, काफ़ी बढ़ावा दिया था। अब इनके जो है एक संत हम लोग बात करेंगे पेरुन देवनार की। तो ये इनके दरबार में जो है वो निवास किया करते थे और इनके द्वारा जो है भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इनके बाद जो शासक हुआ वह हुआ दंती वर्मन नाम का व्यक्ति। इसका उत्तराधिकारी जो है ये नंदी वर्मन द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ। और वेलूर पालयम एक अभिलेख हमको देखने को मिलता है, वेलूर पालयम अभिलेख कहते हैं। इस अभिलेख में इसे जो है विष्णु का अवतार बताया गया है। किसे? हम दंती वर्मन की बात कर रहे हैं। तो दंती वर्मन को जो है वेलूर पालयम अभिलेख में विष्णु का अवतार बताया गया है। ये अंतिम महत्वपूर्ण शासक हुआ इस वंश का। तो ये हमने पल्लव वंश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं जो एग्जाम्स में कई बार आती हैं। तो अगला साम्राज्य हमें जो पढ़ना है वो है चोल साम्राज्य। तो दोस्तों ये जो चोल साम्राज्य था ये पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच में स्थित था। दोस्तों इसकी स्थापना विजयालय नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। इसने जो है तंजावुर या आप कह सकते तंजौर पर अधिकार किया था और नरकेसरी की उपाधि धारण कर ली थी। ये क्या था? तो जो अभी हम लोगों ने पल्लवों के बारे में पढ़ा, ये पल्लवों का ही एक सामंत हुआ करता था। तो धीरे धीरे ये शक्तिशाली हुआ और इसने जो है एक स्वतंत्र जो है साम्राज्य जो है चोल वंश के नाम से इसने स्थापित किया। अब इसके बाद जो है एक आदित्य प्रथम नाम का व्यक्ति जो है यहाँ का शासक बनता है और इसने जो है चोलों को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दिया था यहाँ से। इसके साथ ही इसने कोदंडराम की उपाधि धारण करी और ये कब करी? तो इसने पल्लवों को परास्त किया था और ऐसा करने के बाद जो है इसने कोदंडराम की उपाधि ली थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है कि कोदंडराम की उपाधि किसने ली हुई थी या उसने ये किस घटना के बाद ली थी। तो आपको याद रखना होगा कि जब जो है आदित्य प्रथम ने पल्लवों को परास्त किया था तो उसके बाद जो है इसने कोदंडराम की उपाधि धारण करी थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं परांतक प्रथम नामक व्यक्ति की। तो अगर हम बात करें कि चोलों का जो है आधिपत्य जो है वास्तव में कब स्थापित हुआ था, तो वह जो है परांतक प्रथम के समय में ही हुआ था। तो ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं? अब ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने जो पांड्य थे जो कि मदुरा के थे इनको हराया था और ऐसा करने के बाद जो है इसने मदुरै कोण की उपाधि भी धारण कर ली थी। तो पहले तो हमने देखा कि पल्लवों को चोलों ने हरा दिया, इसके बाद पांड्यों को भी इन्होंने हरा दिया। तो कुल मिलाकर के ये काफ़ी शक्तिशाली होते जा रहे थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं वेल्लूर युद्ध की। और देखिए आप, ये और भी शक्तिशाली देखने को मिल रहे थे। अब क्या हुआ, जब ये पांड्य हार गए तो इन्होंने जो है श्रीलंका से मदद मांगी। तो क्या हुआ, पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेना का जो है इनके साथ वेलूर में युद्ध हुआ 915 ईस्वी में
और इस वेलूर के युद्ध में जो है ये जो संयुक्त सेना थी पांड्य वंश की और श्रीलंका की, ये लोग बुरी तरह जो है चोलों से हार गए थे। तो ये जो वेलूर का युद्ध हुआ था ये आप लोग याद रखिएगा कि चोलों का जो है पांड्य और श्रीलंका की जो है संयुक्त सेना के साथ ये युद्ध हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो है अब क्या शुरू होता है, अब चोल और श्रीलंका के बीच में अब एक लंबा संघर्ष यहाँ से चालू हो जाता है। अभी तक देखिए श्रीलंका का जो है हमारे साथ या हमारे यहाँ के किसी राजवंश के साथ कोई युद्ध देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अब यहाँ से चोल और श्रीलंका के बीच में अब संघर्ष शुरू हो जाता है। यहाँ से अब हमें एक युद्ध और देखने को मिलता है, तोक्कुलम का युद्ध कहलाता है, ये 949 ईस्वी में जो कि हुआ था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रकूट नरेश कौन था, कृष्ण तृतीय था, इसने चोलों पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में जो है चोल बुरी तरह हार गए थे। तो इनका जो उत्तरी भाग था है ना राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो अब चोलों का जो है उत्तरी भाग जो था वो कहाँ मिल गया था, जाकर के राष्ट्रकूटों के साम्राज्य में मिल गया था। तो तक्कोलम का युद्ध जो है कृष्ण तृतीय और चोलों के बीच में हुआ था। कृष्ण तृतीय जो है राष्ट्रकूट शासक था। चलिए चोलों के बारे में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अगला शासक जो बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ उसका नाम था राजराज प्रथम। तो इन्होंने जो है चोल इतिहास में आप कह सकते हैं एक महानता का युग हमको इनके द्वारा देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि राजराज प्रथम ने चालुक्य, मदुरा, पांड्य और दक्षिण मैसूर के गंग राजाओं इन सभी को इसने बुरी तरह से पराजित किया था। तो जब इतने सारे शासकों को, इतने सारे वंशों को इसने बुरी तरह हराया, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो है चोलों के इतिहास में जो है एक महान युग हमको देखने को मिलता है राजराज प्रथम के समय से। यही नहीं, इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। तो अभी तो हमने देखा था कि श्रीलंका की संयुक्त सेना जो है वो यहाँ पांड्यों को उन्होंने मदद करी थी और वो लोग हार भी गए थे। अब यहाँ तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर ही जाकर के आक्रमण कर दिया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय श्रीलंका में जो है वहाँ का शासक कौन था, तो वह था महेंद्र पंचम। तो ये युद्ध में पराजित हुआ और श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था वहाँ इसने एक नया राज्य बनाया और उसको क्या नाम दिया, मुमडी चोल मंडलम। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुमडी चोल मंडलम कहाँ था या ये क्या था, तो जब राजराज प्रथम के द्वारा श्रीलंका को विजित किया गया था तो वहाँ के उत्तरी भाग में एक नया प्रांत बनाया था इसने और उस प्रांत को क्या नाम दिया था, मुमडी चोल मंडलम का नाम भी दिया था इसने। यही नहीं, श्रीलंका ही नहीं, इसने लक्षद्वीप और मालदीव को भी विजित किया था। तो आप कह सकते हैं कि सदर्न मोस्ट इंडिया आप इसने जो है उन क्षेत्रों को भी इसने विजित किया। अब इसके समय में हमको स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बातें भी देखने को मिलती हैं। इसको इसने काफ़ी प्रोत्साहित किया था। इसके अलावा तंजौर में वृहदेश्वर या राजराजेश्वर का मंदिर इसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने वृहदेश्वर या राजराजेश्वर जो मंदिर था इसकी यहाँ पर इमेज दी हुई है, ठीक है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि इसने भी एक दूध जो है दूध का मंडल चीन भेजा था। तो ये तो था राजराज प्रथम के बारे में कि इसने जो है कहाँ कहाँ पर आक्रमण किए थे। तो हमने क्या देखा कि इसने चालुक्य, मदुरा, पांड्य, दक्षिण मैसूर के जो गंग राजा थे, इसके अलावा श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। और तो उस समय जो है वहाँ का राजा कौन था, महेंद्र पंचम था। और वहाँ श्रीलंका के उत्तरी भाग में इसने एक नया प्रांत बनाया जिसको क्या नाम दिया, मुमडी चोल मंडलम नाम दिया। इसके अलावा इसने लक्षद्वीप और मालदीव इनको भी जीता। और एक तंजौर में बहुत फेमस मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, वृहदेश्वर या राजराजेश्वर का मंदिर जो है ये कहाँ है या ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। चलिए चोलों के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला शासक जो हमको पढ़ना है वह है राजेंद्र प्रथम। अब हमने देखा कि राजराज प्रथम ने तो श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था और वहाँ एक नया प्रांत बनाया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने तो पूरे श्रीलंका को ही जीत लिया था। यही नहीं, इसने पांड्यों और चेरों पर भी आक्रमण किया था। पाल शासक जो था महिपाल, उसको भी इसने बुरी तरह से पराजित किया था। इसके अलावा जब ये सब हो चुका, इतने सारे इसने विजय अभियान किए, इसके बाद इसने गंगई कोंड चोल की उपाधि भी धारण करी थी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है कि ये गंगई कोंड चोल की उपाधि किसके द्वारा ली हुई थी, तो वह था राजेंद्र प्रथम, ठीक है ना। इसके अलावा इसने गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी को भी स्थापित किया था। तो अगर आपको ये उपाधि याद रह जाएगी तो ये भी आप लोग याद रख ही लेंगे। देन
एक इसने विशाल तालाब भी बनवाया था जिसका नाम इसने चोल गंगम रखा था, ठीक है ना। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बता रहा हूँ, कडाराम विजय अभियान जो था, इसको आजकल केदय कहा जाता है। अब आप सबसे पहले पूछेंगे कि सर ये कडाराम क्या है, कहाँ पर है। तो यहाँ देखिए मैंने आपको एक मैप दिया हुआ है जो कि आपको जावा सुमात्रा आइलैंड यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये कडाराम और ये इसको ब्रैकेट में यहाँ पर केदाह लिखा हुआ है। तो ये आजकल इसको केदाह कहा जाता है इस रीजन को, और उस समय जो है कडाराम कहा जाता था। तो उस समय जो है यहाँ पर श्री विजय नाम का एक व्यक्ति था जो यहाँ पर राज्य किया करता था। तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा यहाँ आक्रमण किया गया था और मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और इनके आसपास के जो भी छोटे मोटे द्वीप थे, इन सब को जो है इसने विजित कर लिया था। तो आप देखिए कि अभी तक इसके पहले के शासक जो हैं वो लक्षद्वीप वगैरह ही पहुंच पाए थे, ये और आगे जो है जावा सुमात्रा तक भी पहुंच गया था। इसने इस पूरे क्षेत्र को जीत लिया था, ठीक है ना। अब इनके बाद जो है राजाधिराज प्रथम नाम का व्यक्ति जो है वह शासक बना। इसने चेर, पांडे, लंका के संघ को तोड़ने में सफलता प्राप्त करी। तो क्या हो रहा था कि चोलों की क्योंकि शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, इसीलिए कभी चेर पांड्य साथ में हो जाते थे, कभी पांड्य और श्रीलंका के जो है राजा साथ में हो जाते थे। तो इसने जो है क्या किया, राजाधिराज प्रथम ने इनके जो संघ बनने लग गए थे उन संघ को ही तोड़ दिया था। अब हम बात करेंगे कोप्पम नामक युद्ध की। तो यहाँ मैं बात करूँगा चालुक्य नरेश सोमेश्वर, इसके साथ जो है राजाधिराज प्रथम का जो है कोप्पम का युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है राजाधिराज मारा जाता है। तो कोप्पम का युद्ध जो हुआ था इसमें जो है अब हम देख सकते हैं कि जो चोल जो शासक था राजाधिराज वो इसमें मारा जाता है। तो इसके बाद जो है छोटे छोटे शासक आते हैं, जैसे राजेंद्र द्वितीय, फिर वीर राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम और फिर राजेंद्र तृतीय जो है, जो कि चोल का यहाँ पर अंतिम शासक देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो चोल वंश था वो यहाँ से समाप्त हो जाता है या धीरे धीरे अब इसका पतन होने लग जाता है, क्योंकि इनके जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो आइए अब हम लोग चोल प्रशासन के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो जो राज्य था वह मंडलों में विभाजित था। मंडल जो है वह वलनाडु में विभाजित थे। वलनाडु जो है नाडु में, नाडु कुर्रम में, और कुर्रम जो है कुर्रम को कोट्टम भी कहा जाता था। तो राज्य मंडलों में, मंडल वलनाडु में, वलनाडु नाडु में, नाडु कुर्रम या कोट्टम में विभाजित थे। अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय चोल प्रशासन में कितने प्रांत हुआ करते थे, तो वह उस समय 6 प्रांत हुआ करते थे। इन प्रांतों को मंडलम कहा गया है और जो सरकारी अधिकारी थे ये 2 श्रेणियों में डिवाइडेड थे। तो जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे उनको पेरुंदनम कहा गया है और जो लोअर श्रेणी के अधिकारी थे उनको शिरुंदनम कहा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पेरुंदनम और शिरुंदनम जो है ये किस वंश के प्रशासन काल में इस तरह के अधिकारियों के नाम हुआ करते थे, तो फिर आपको चोल प्रशासन याद रखना होगा। अब इस समय जो है राजस्व के लिए जो है भूमि कर था, टैक्स लिया जाता था। तो इन टैक्स को जो है कलेक्शन की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, तो ग्राम सभाएं को दी गई थी। तो टैक्स कितना लिया जाता था भाई, जो भी उपज होता था उसका 1/3 टैक्स लिया जाता था। इसके अतिरिक्त जो है व्यापार तो होता ही था, यह भी इनका राजस्व का एक साधन था। लेकिन जो आसपास के जो क्षेत्र थे वहां जाकर के ये लोग लूट मार भी करते थे, वो भी इनका एक आय का साधन देखने को मिला है हमें। इसके अलावा अगर विवाह समारोह होते थे तो उन पर कर लिया जाता था। तो क्या हमने देखा कि इनको जो है राजस्व की कौन कौन सी इनको जरिए थे, तो भूमि कर लेते थे। इसके अलावा व्यापार व्यवसाय पर भी ये लोग टैक्स लिया करते थे। इसके अलावा लूट मार करते थे और विवाह समारोह होते थे तो उन पर भी ये लोग टैक्स लगाया करते थे। अब सोने के सिक्के को इस समय जो है काशू कहा गया है, चोल साम्राज्य में काशू कहा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काशू क्या था, तो आपको याद रखना होगा कि ये क्या था, सोने का सिक्का हुआ करता था। और वेली क्या थी, तो वेली भूमि माप की इकाई हुआ करती थी चोल प्रशासन में। तो ये तो था कुछ चोल प्रशासन के राजस्व व्यवस्था के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ की सैन्य व्यवस्था, सैन्य संगठन कैसा था। तो इस सैन्य जो वहाँ की सेना थी वह जो है उसके 3 प्रमुख अंग थे, पदाति, गजारोही और अश्वरोही। तो जो सेना का जो संगठन होता था तो भैया उसका प्रधान कौन था, वह राजा ही होता था और युद्ध काल में भी वही जो है सेना का नेतृत्व किया करता था। अब नायक जैसा भी एक पद था
तो सेना की जो टुकड़ियाँ होती थी उनका प्रमुख जो है उसको नायक कहा जाता था। इसके अलावा सेनाध्यक्ष या प्रधान सेनापति हुआ करता था, तो वह क्या था, महादंड नायक या सेनापति उसको कहा जाता था। तो प्रधान सेनापति को महादंड नायक कहा जाता था। और सेना में जो है बहुत सारे यदि ब्राह्मण सेनापति होते थे तो जो उनको जो है ब्रह्माधिराज कहा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि दक्षिण के राजवंश के बारे में हमने देखा। उसमें महत्वपूर्ण हमने राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है डायनेस्टीज थी इस समय की, और इनसे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। आशा है आप लोग अपने घरों में प्रारंभिक परीक्षाओं की अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। मेरी आप सभी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं आज। नमस्कार दोस्तों।